ट्रंप की बेटी को मारने की साजिश नाकाम। 4 दिन के दौरे पर भारत आए मार्को रूबियो। थाईलैंड में भारतीयों की वीजा फ्री एंट्री बंद। वर्ल्ड बैंक के पास मदद मांगने पहुंचे 27 देश। चीन की कोयला खदान में धमाका, 90 की मौत। पहली बार सामने आई बीएलए की महिला ब्रिगेड। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर विस्तार से। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका से एक बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप को निशाना बनाकर कथित हत्या की साजिश रची गई थी। अमेरिकी जांच एजेंसियों के अनुसार इस मामले में गिरफ्तार आरोपी का नाम मोहम्मद बाकेर अल सादी बताया गया है, जो इराक का नागरिक है और उस पर ईरान समर्थित समूह से जुड़े होने के आरोप है। रिपोर्ट्स के अनुसार आरोपी कथित तौर पर इवांका ट्रंप के घर की जानकारी और नक्शा जुटा रहा था। जांच में दावा किया गया है कि उसका मकसद साल 2020 में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए ईरानी सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेना था। बताया जा रहा है कि अमेरिकी एजेंसियों ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है और सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया गया है। फिलहाल इस मामले को लेकर आधिकारिक जांच जारी है और अमेरिकी प्रशासन ने सार्वजनिक तौर पर ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आए हैं। वे पहले कोलकाता पहुंचे और अब दिल्ली में भारत के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। उनकी यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया की राजनीति तेजी से बदल रही है और भारत अमेरिका अपने रिश्तों को नए तरीके से मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में उनकी मुलाकात पीएम नरेंद्र मोदी और एस जयशंकर से होने वाली है। बातचीत में ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, रक्षा सहयोग और नई तकनीकों पर खास ध्यान रहेगा। अमेरिका चाहता है कि भारत ऊर्जा के लिए उसके साथ ज्यादा काम करे, जबकि भारत अपनी जरूरतों के अनुसार अलग अलग देशों से ऊर्जा विकल्प बनाए रखना चाहता है। इस यात्रा की एक बड़ी वजह 26 मई को होने वाली क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी है। इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया इंडो पैसिफिक क्षेत्र, सप्लाई चेन और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। रक्षा क्षेत्रों में भी भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत हुए हैं। अब दोनों देश सिर्फ हथियार खरीदने बेचने तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि रक्षा उत्पादन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में भी साथ काम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वहीं थाईलैंड घूमने की योजना बना रहे भारतीयों के लिए बड़ा बदलाव हुआ है। थाईलैंड सरकार ने भारत को अपनी वीजा फ्री एंट्री व्यवस्था से बाहर कर दिया है। पहले भारतीय पर्यटक बिना वीजा के तय समय तक थाईलैंड जा सकते थे, लेकिन अब ये सुविधा खत्म कर दी गई है। अब भारतीय यात्रियों को वीजा ऑन अराइवल या ई वीजा के जरिए प्रवेश लेना होगा। ये फैसला थाईलैंड की नई वीजा नीति का हिस्सा है। कोरोना के बाद पर्यटन बढ़ाने के लिए शुरू की गई 60 दिन की वीजा फ्री योजना अब वापस ली जा रही है। सरकार का कहना है कि ये बदलाव सुरक्षा, अव्रजन नियंत्रण और नियमों के दुरुपयोग को रोकने के लिए किया गया है। नए नियमों के तहत भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिन्हें अब वीजा ऑन अराइवल श्रेणी में रखा गया है। थाई सरकार ने विदेशी नागरिकों से जुड़ी अवैध गतिविधियों, ओवरस्टे और बिना अनुमति कारोबार जैसी चिंताओं को भी इस फैसले की वजह बताया है। हालांकि भारतीय पर्यटक अभी भी थाईलैंड जा सकेंगे, लेकिन अब यात्रा से पहले वीजा प्रक्रिया पूरी करनी होगी। नए नियम शाही राजपत्र में प्रकाशित होने के कुछ समय बाद लागू होने की उम्मीद है, इसीलिए यात्रा से पहले आधिकारिक अपडेट जरूर देखना जरूरी होगा। ईरान युद्ध के असर से अब दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ने लगा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद 27 देशों ने विश्व बैंक से इमरजेंसी आर्थिक मदद लेने की तैयारी शुरू कर दी है। इन देशों ने ऐसे सिस्टम लागू करने की प्रक्रिया शुरू की है जिससे जरूरत पड़ने पर जल्दी फंड मिल सके। हालांकि विश्व बैंक ने अभी इन देशों के नाम और कुल रकम की जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। युद्ध का सबसे बड़ा असर तेल, गैस और सप्लाई चेन पर पड़ा है। ऊर्जा की कीमतें बढ़ने से कई देशों में महंगाई बढ़ रही है और खेती भी प्रभावित हो रही है, क्योंकि खाद की सप्लाई में दिक्कत आ रही है। कुछ देशों ने खुलकर मदद मांगी भी है। उदाहरण के तौर पर केन्या में पेट्रोल और डीजल महंगे हो रहे हैं, जबकि इराक को तेल से होने वाली कमाई में गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। विश्व बैंक ने पहले ही कहा था कि जरूरत पड़ने पर वो शुरुआती दौर में 20 से 25 अरब डॉलर तक की मदद दे सकता है और आने वाले महीनों में ये रकम 60 अरब डॉलर या उससे ज्यादा तक पहुंच सकती है। कई देश IMF की बजाय अब विश्व बैंक को चुन रहे हैं, क्योंकि IMF की शर्तें अक्सर ज्यादा सख्त मानी जाती है। इसी बीच चीन के शांगशी प्रांत में एक बड़ा कोयला खदान हादसा हुआ है, जिसमें अब तक 90 मजदूरों की मौत हो चुकी है और 9 लोग अभी भी लापता हैं। ये पिछले कई सालों में चीन का सबसे बड़ा खदान हादसा माना जा रहा है। हादसा 23 मई रात
किन्वान क्वांटी की लिशेन्यू कोयला खदान में हुआ। उस समय खदान के अंदर 247 मजदूर काम कर रहे थे। शुरुआती जानकारी के अनुसार हादसे से पहले कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का स्तर खतरे की सीमा से ऊपर पहुंच गया था, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद कई मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन अब बड़ी संख्या में लोग अंदर फंस गए। राहत और बचाव टीम लगातार मौके पर काम कर रही है और लापता लोगों की तलाश जारी है। बताया गया है कि सैकड़ों बचाव कर्मचारी इस अभियान में लगे हुए हैं। हादसे के बाद शी जिनपिंग ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बचाव कार्य में कोई कमी न रहे और हादसे की पूरी जांच की जाए। वहीं ली कियांग ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। रिपोर्ट्स के अनुसार खदान से जुड़े कुछ अधिकारियों को हिरासत में भी लिया गया है। यह हादसा एक बार फिर चीन की खदान सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। वहीं बलूचिस्तान से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बलूच लिबरेशन आर्मी से जुड़ी बताई जा रही महिला कमांडर शाहनाज बलूच पहली बार एक वीडियो संदेश के जरिए सार्वजनिक रूप से सामने आई है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो संगठन के मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जारी किया गया। वीडियो संदेश में शाहनाज बलूच ने बलूच लोगों से आंदोलन का समर्थन करने की अपील की और दावा किया कि बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई अब एक नए दौर में पहुंच चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि बलूच महिलाएं अब केवल घरों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। इस वजह से कई विश्लेषक इसे संगठन की रणनीति और सार्वजनिक प्रस्तुति में बदलाव के संकेत के रूप में देख रहे हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में सक्रिय एक अलगाववादी सशस्त्र संगठन है। संगठन का कहना है कि बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का लाभ स्थानीय लोगों तक नहीं पहुंच रहा और क्षेत्र को उसके अधिकार नहीं मिल रहे। वहीं पाकिस्तान सरकार और कई अन्य देश बीएलए को आतंकी संगठन मानते हैं और उसके खिलाफ लगातार कार्रवाई करते रहते हैं। बलूचिस्तान लंबे समय से संसाधनों, विकास और राजनीतिक अधिकारों को लेकर विवाद का केंद्र रहा है। ऐसे में इस तरह का सार्वजनिक संदेश क्षेत्र की बदलती राजनीतिक और सुरक्षा परिस्थितियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खैर, जिस तरह से ट्रंप की बेटी पर हमला होने की बात कही गई है, इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।